हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और ये यूजीसी नेट पेपर वन के रिगार्डिंग क्विक रिवीजन सीरीज का ये सेकंड पार्ट है और ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूजीसी नेट में, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इससे आते हैं डायरेक्टली और बहुत आसान, आप बना लोगे तो डेफिनेटली 8 या 10 मार्कर हैं इसके अंदर। तो आप ये क्विक रीजन है और मैं पहले बता रहा हूँ, ये डिफ़िकल्ट मैंने नहीं बनाया है इसको, मैंने डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट सोर्सेज से मैंने इसको एक कंपाइल करके एक कंप्लीट मैंने को रिवीजन एक वीडियो बनाई है ये। और ये डेफिनेटली आप अगर इसको देखते हो तो आपकी नॉलेज को एनरिच करेगा। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस। एंड और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, पेपर नियर ऐसे है तो आप मॉक्स लगाना स्टार्ट करें, क्योंकि वो बहुत बहुत आपकी जो लेवल है ना प्रिपरेशन का, वो डेफिनेटली उसको इंक्रीज कर देते हैं मॉक्स। तो आप इसको ध्यान रखें, मॉक्स स्टार्ट कर दें, किसी कैसे प्रीवियस लगाएं या किसी और चीज़ के मॉक्स लगाएं, आपको सोल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि ये थोड़ा सा इंडक्टिव टाइप पेपर आने लग गए हैं आजकल, डायरेक्टली बुकिश नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे डिफरेंट अप्रोच लगा के सोल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने ये कम्युनिकेशंस के लिए ये एक शॉर्टर एक डायग्राम बनाया है, तो आप इसको एक बार ढंग से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वही जो सभी सिखाते हैं कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या होता है। ये एक तो जो 5 पार्टीज होती हैं वो कम्युनिकेशन में, एक तो होता है सेंडर होता है हमारा, एक एनकोडर होता है, देन एक समथिंग इज मीडिया, किसी मीडिया के थ्रू हम उसको कन्वे करते हैं, देन डिकोड करने वक्त होता है, और देन रिसीवर होता है। तो जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन इज वेरी कंटिन्यूस थिंग एंड वेरी बिग थिंग, बिकॉज हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सेपियंस थे होमो सेपियंस, तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही डेवलप हुए हैं। क्योंकि अगर बुक्स लिखी गई थी तो वो एक तरह का रिटन कम्युनिकेशन था, और उसने हमारी कल्चर और हिस्ट्री को, उस टाइम के आइडियाज़ को आज तक, हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिबर्टी और जो फ्रेटर्निटी का आइडिया था वो फ्रेंच को फ्रेंच रिवोल्यूशन से आया था। तो आइडियाज़ डेवलप होते हैं कम्युनिकेशन से। तो आपको ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि आप बताओ एनकोडर डिकोडर क्या होते हैं, बट यू शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये लीनियर प्रोसेस नहीं, बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस है, और यही डेवलप करती है एज ए हर एक चीज़ को। हम इसमें पढ़ रहे हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन, वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उस पर आएंगे हम अभी। एक जनरल थोड़ा सा डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको देख लीजिए। अब सेंडर होता है तो उसके पास कोई मैसेज होता है, उसके पास कोई कंटेंट होता है, तो यू वांट टू सेंड। तो आपको देख ये एक सिंपल इसकी डेफिनेशन हो सकती है। अब एनी एनी ट्रांसलेटर इज एनकोडर, एनकोड करेगा वो उसको। दैट कैन बी ए वे ऑफ टीचिंग, ए मोडेम और समथिंग, लैंग्वेज, सिंबल, सिमेटिक, एनीथिंग हो सकता है कुछ, हम उसको अपनी भाषा में बताएंगे। देन हम यू कोई मीडियम यूज करेंगे, अब ये दैट इज मीडिया, कोई मीडियम यूज करेंगे, जैसे परसेप्शन बेस्ड सीइंग करेंगे, टचिंग करेंगे, एनीथिंग। तो ये मीडिया में रिलेटेड होता है। तो मोडेम होता है कि वो रिसेप्शन, जो रिसीवर के साथ जो होता है ना, वो उसकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं रिसीवर की, तो वो डिकोडर के अंदर होती हैं। और रिसीवर इज ऑडियंस, एक स्टूडेंट भी हो सकता है और कोई मास मीडिया भी हो सकती है। ओके, बट आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मीडिया और एनकोडर के बीच में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, और डिकोडर एंड मीडिया के बीच में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये जो हमारी जो लैंग्वेजेस जो है ना, जो परसेप्शन लैंग्वेज है हमारी, जो हम जिससे देखते हैं, सुनते हैं या टच करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बिना कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। तो ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है ये। तो आप इसको समझ लिए एक बार, लीजिए एक बार। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, हम कम्युनिकेशन बुकिश कम्युनिकेशन या लार्ज स्केल में कम्युनिकेशन नहीं पढ़ेंगे, हम क्लासरूम कम्युनिकेशन पे फोकस करेंगे, दैट इज टीचर एंड स्टूडेंट। और यही से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि बताओ आप यू जस्ट आप इसके बारे में कि आपको कैसे सेंडर मोडेम एनीथिंग जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसके बारे में नहीं पूछ रहे। तो आपको क्लास और रूम कम्युनिकेशन के बारे में ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं।
अब क्लासरूम में एक टीचर होता है और एक लर्नर्स होते हैं, जिसमें बच्चे हो सकते हैं या कोई टीचर अगर सेमिनार देख रहा है तो डिफरेंट ऑडियंस भी हो सकती है। तो और ये इम्पोर्टेंट है कि टू वे कम्युनिकेशन इज बेस्ट कम्युनिकेशन। ये तो मस्ट एग्जिस्ट है ये टर्म, तो टू वे कम्युनिकेशन। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है टू वे, और ये लीनियर नहीं होता। जैसे पहले दिखाया था कम्युनिकेशन जो हमारी टर्म में जो लीनियर कम्युनिकेशन था वो लीनियर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। जैसे सेंडर और जैसे रिसीवर के बीच में डायरेक्ट ऐसे नहीं है, बट फीडबैक पोर्शन होता है कि अगर लर्नर को कुछ बात समझ नहीं आई तो वो टीचर या स्पीकर से पूछ सकता है। ओके, तो ये होता है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपस में जो बहुत इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं इसमें। ये रिजल्ट डिफरेंट अच्छे रिजल्ट आते हैं इससे, क्योंकि अगर टीचर स्टूडेंट्स की इम्पोर्टेंट जो नीड्स हैं उसकी अगर वो उसको समझ पाता है और उनको फिर वो एक तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, तो उससे टीचर स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसमें डिफरेंट डेफिनेटली इंक्रीज होता है वो। एंड अब हो क्या रहा है कि इन्फॉर्मेशन बूम हो गया है, तो रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द टीचर्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। ओके, तो अब ये नहीं रहा है कि टीचर ऐसे सिंपली वांट टू टीच यू सब्जेक्ट्स, बट अब उसको काउंसलिंग भी करनी आनी चाहिए, उसको डिफरेंट उसको सोशलाइजेशन भी करनी होती है बच्चों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल बढ़ गए हैं टीचर के। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, पर्पज ही होना चाहिए, किसी पर्पज पे होना चाहिए। ये नहीं है कि वो ऐसे ही बस बहुत ज़्यादा बिना पर्पज की बातें हो रही हैं, या पॉजिटिव भी होना चाहिए। ओके, और प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल होना चाहिए आजकल से रिलेटेड। ओके, ये टर्म ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इनमें से क्या क्या हो सकते हैं एमसीक्यूज। नाउ लेट्स मूव। स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर टू इम्पोर्टेंट क्लासरूम। अब दोनों के बिना कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। एंड देन इंडिविजुअल इंटरेक्शन, जैसे बहुत ही इनफॉर्मल टीचर और स्टूडेंट के बीच में आपस में, जैसे घर से रिलेटेड उनको घर से रिलेटेड भी बातें डिस्कस कर रही हैं अपने आप में वो, तो ये इंडिविजुअल इंटरेक्शन भी हो सकती है। ओके, और ये आप देख लीजिए कि वो उससे क्या आप समझ सकते हो। बट डिफरेंट टाइप्स भी हो गई हैं आजकल, कैसे कैसे मैसेज कन्वे करा जा रहा है, पढ़ाइयाँ कैसे हो रही हैं। तो OHP जो ओवरहेड प्रोजेक्टर आजकल हम प्रोजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं ना क्लासेस के अंदर, वो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स से पहले यूज़ करते थे, अब तो डिफरेंट डिजिटल प्रोजेक्टर्स भी आ गए हैं, और ये इंटरेक्टिव लर्निंग में हेल्प करते हैं। और ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर ICT का यूज होगा ना टीचिंग और लर्निंग में, तो आप उसको डेफिनेटली कर पाओगे क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो रियल रोल ऑफ टीचर है ना, इससे आपको समझना पड़ेगा, ये लिंच पिन होता है बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि भाई ये लिंच टीचर एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से रेफरेंस पॉइंट होता है, इसके चारों तरफ ही कम्युनिकेशन घूमता है क्लास का। ओके, ये टीचर होता है। और टीचर को ही इफेक्टिव डिजाइन बनाना पड़ेगा, जैसे कैसे पढ़ाई कोर्स कैसे करिकुलम कैसे सेट करा जाए, पढ़ाई कैसे परसू करी जाए, तो ये टीचिंग का एम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है रीफ्रेजिंग, उस टीचर को इनक्रेज करना चाहिए कि स्टूडेंट रीफ्रेज करे, कि अगर उनको कुछ समझ नहीं आया तो दे शुड आस्क क्वेश्चन, दे शुड मेक रिक्वेस्ट टू रिपीट द क्वेश्चन। ओके, तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब पार्टिसिपेटरी भी अप्रोच होनी चाहिए टीचर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पार्टिसिपेशन करना चाहिए बिल्कुल एक्टिव। और एम्पैथी इज वन मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ ए टीचर, दैट इज़ फीलिंग ऑफ वननेस। अगर उसको स्टूडेंट्स की इश्यूज के बारे में पता है, उसकी इमोशनल स्टेट के बारे में पता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता है, तो उसको एम्पैथेटिक होना चाहिए। वी शुड नॉट ट्रीट डिफरेंटली वन। अगर कोई लर्नर या स्टूडेंट अच्छी तरह से इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो उसको एटलीस्ट उससे एम्पैथी दिखाना चाहिए ड्यू टू सम रीजन्स, और उसको इंकरेज करना चाहिए। अप्रिशिएटिव भी होना चाहिए वो, अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दैट शुड ही शुड अप्रिशिएट, क्योंकि उससे इम्प्रूव होती है, और पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर। ओके, तो लेट्स मूव। एंड देन रिसीवर जो ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब रिसीवर कौन होते हैं, एक डेस्टिनेशन होता है, स्टूडेंट हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, क्लास क्राउड एनीथिंग दैट कैन बी, हम जिसको मैसेज भेज रहे हैं। ओके, और उन जो सेंडर है ना उसको ध्यान रखना चाहिए, जो एस्पिरेशंस हो है ना रिसीवर की, उनको ध्यान देना, उसकी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी ध्यान देना चाहिए। ओके, अगर उसको द सोर्स कैन एनकोड रिसीवर एंड कैन डिकोड इफ देयर इज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, बट वही लीनियर कम्युनिकेशन नहीं होता है। मैं आपको पहला बताया था कि सेंडर
और रिसीवर, ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होता है, पुरानी रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी, ये बहुत गलत है, आजकल इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब फीडबैक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि इसको अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ इसको इश्यूज हैं तो इसको बताए एटलीस्ट। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम्युनिकेशन इज, आपको पता है, वेंडलेस प्रोसेस है। अब साइंस ऑफ साइबरनेटिक्स है, जो साइबरनेटिक्स क्या है हमें पता है, जो टेक्निकल जो इससे रिलेटेड जो भी यूजेज है ना आज के अंदर, जो कम्युनिकेशन में यूज करें, दैट इज साइबरनेटिक्स। सिंबल्स टूल्स हम यूज कर रहे हैं इंटरेक्टिव, जैसे टच पैड एनीथिंग, तो वो साइबरनेटिक्स में आ जाता है। और ये लैंग्वेज और सिंबल आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में। तो आप करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। व्हाट इज करेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, दो टू और मोर पीपल होने चाहिए और आइडियाज़ का एक्सचेंज होना चाहिए, ये नहीं कि वैसे ही बातें हो रही है इनफॉर्मल बहुत तरीके से जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको पता है आइडियाज एक्सचेंज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में या क्राउड के बीच में। यूज ऑफ लैंग्वेज, दिस इज मस्ट, इसके बिना तो कंप्लीट नहीं होगा। लेट्स मूव। अब देन ये थोड़ा सा बुक, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कोर्टियस होना चाहिए। अब 3-4 टर्म है। क्लियर का आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। कंसाइज आपको पता है कि वो थोड़ा सा ब्रीफ होना चाहिए, कंपैक्ट होना चाहिए। तो कंक्रीट मैं आपको बताता हूँ। कंक्रीट, कोई भी चीज़ कंक्रीट कैसे होती है, वो अगर स्पेसिफिक है, वो फैक्चुअल बेस्ड है। आप उसको ऐसे ही नहीं बोल रहे। आपको पता है कि आपने अगर कोई बताया ना कि इंडिया इज लैकिंग इन, अगर इंडिया में जो टीचर्स की रेशो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है टू द स्टूडेंट्स, तो आप उसको बोलें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जो HRD ने जो सर्वे करा था ना, तो उसके बेस पे हम बोल रहे हैं। ओके, तो दैट इज शुड बी कंक्रीट। कोहेरेंट भी होना चाहिए कि सेंस करे, कि ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हो आप, लॉजिकल बेस्ड होना चाहिए। कोर्टियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंसियर होना चाहिए और पोलाइटली उसको बोलना चाहिए। अब क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ द रिसीवर पे हम कम्युनिकेशन की जो कुछ टाइप्स हैं उसको देखते हैं। इंटरपर्सनल, आपको पता है इंट्रापर्सनल, हम अगर खुद से बात करते हैं। सोलोलिक और मोनोलॉग तो दो टॉप टाइप के, जैसे ये कम्युनिकेशन मैकेनिज्म होते हैं। लोग खुद से बात करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको समझ पाओगे तो यू शुड अंडरस्टैंड कि हम अगर खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं तो हम वी ऑल्सो फील पॉजिटिव एंड वी जस्ट डू एनीथिंग, वी इंक्रीज आवर कैपेसिटी टू ऑब्जर्व द नॉलेज। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंटरपर्सनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आजकल फॉर्मल कम्युनिकेशन में दो एंटिटी, सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है। GD आपको पता ही है। मास मीडिया इज समथिंग वेर इज, जहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा होती है, लार्ज बेस होता है, एक्सटेंसिव रीच होती है, न्यूज़पेपर, TV एक्सेट्रा। ओके, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीडियम। मीडियम कौन सा यूज करा हमने। अब वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि हम बातें करें, वी स्पीक, वर्ड्स यूज करें, लैंग्वेज, ओरली, रिटर्न, ये एक तरह से राइट, लाइक लिसनिंग भी वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, लिसनिंग सॉन्ग्स और लिसनिंग मैसेजेस, लिसनिंग पॉडकास्ट में भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल में क्या होता है, जिसमें साइंस, सिंबल्स, लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स यूज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन वर्बल भी, ये इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है वर्बल से भी। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इफेक्टिव हो जाता था। अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है 2-3, आप इसको भी एक बार ध्यान रखिए। प्रोक्सीमेक्स, ये कहाँ से डेवलप हुआ है, प्रोक्सिमिटी से। प्रोक्सिमिटी एक वर्ड होता है, वो दिखाता है नियरनेस, किसी भी चीज़ की कितने नज़दीक है कोई चीज़, वो प्रोक्सिमिटी होती है। ओके, तो आप इसको देखिए प्रोक्सिमिस। ये अगर कम्युनिकेशन में, अगर हर एक जो हम एक तरह से, हमारा एक एटीट्यूड होता है कि वी वांट स्पेस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो वो अपने बीच में स्पेस थोड़ा सा रखते हैं। हम अगर हम खुद को नोट करें ना, हम आपस में किसी दोस्तों से बात कर रहे हैं तो हम एक स्पेस रखते हैं। अब कुछ कुछ रिसर्च हुई थी, उनके बेस्ड पे कुछ फाइंडिंग्स हैं कि अगर हम बहुत ही इम्पर्सनल इंटरेक्शन कर रहे हैं, मतलब बहुत ही सोशल, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, अनजान है, तो इतना स्पेस मेंटेन करना पड़ता है हमें, 12 से 25 फीट। और बहुत ही इंटरपर्सनल है तो 4 से 12 फीट। और बहुत ही पर्सनल है तो 1 से 4 फीट। आपको पता है, हम जैसे घर पे बात करते हैं तो बहुत नज़दीक बात कर लेते हैं,
तो इसके पीछे भी रूल्स हैं कि अगर नज़दीक खड़े होकर बात करता है तो कोई इंटिमिडेशन सा फील होता है, तो साइकोलॉजिकल थिंग आ जाती है। प्रोक्सिमिक्स याद कीजिए कि स्पेस याद करिए आप, माइंड द गैप, वो मेट्रो में ना था, प्लीज माइंड द गैप, तो वो इसी बेस पे कि यू शुड माइंड द स्पेस व्हेन यू जस्ट कम्युनिकेशन। और हैप्टिक, आपको पता है ये एक टर्म है, इसमें 3D टच या टच कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इसमें कम्युनिकेशन में यूज होता है। ओके, साइंस ऑफ ब्लाइंड टच इज हैप्टिक। हम जैसे फ़ोन पे जैसे इंटरेक्शन हो रहा है ना, हमारा फ़ोन टच फोन्स होते हैं हमारा, तो एक तरह से कम्युनिकेशन ही हो रहा है, वो हैप्टिक के अंडर आता है वो। अब होता है ग्रेप वाइन एंड और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ अगर माउथ ऑफ वर्ड को क्या बोलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ को, तो वो ग्रेप वाइन गोसिप्स होती हैं, इसका मतलब गोसिप। जैसे हम बातें करते हैं ना लोग आपस में, इनफॉर्मली जो आपस में गोसिप्स करते हैं, तो वो एक तरह से ग्रेप वाइन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म हमको यह ध्यान रखना चाहिए, और ये बहुत क्विकली स्प्रेड करती हैं गोसिप्स। आपको पता है रूमर्स, फेक न्यूज़ कैसे आजकल स्प्रेड कर रही है, तो ग्रेप वाइन ही बोलते हैं उसको। क्यों? ओके, जो जो ग्रेप्स की वाइन होती है ना, वाइन होती है बेलें। ओके, तो बहुत इंक्रीज, जैसे ऐसे इंक्रीज करती हैं बेलें, जो अगर आप अंगूरों की खेती करते हो ना, तो दैट इज इस तरह से होते हैं। तो आप याद रखिए, प्रोक्सिमिक्स, हेप्टिक एंड ग्रेप वाइन। ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ देन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये फॉर्मल, आपको पता है कि बड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं, हेलो सर, थैंक यू सर, दिस सर, दैट सर, यू शुड ड्रेस लाइक दैट, तो ये फॉर्मल। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज समथिंग टॉप टू बॉटम, जैसे हमारी गवर्नमेंट में होता है, ऊपर से सेक्रेटरी ने बोला तो सबऑर्डिनेट करेगा उसके बारे में। सेंट्रलाइज चेन होती है कमांड, ये नहीं है कि यहाँ से अगर ये ऊपर कोई है तो ये नीचे आएंगे इससे। ओके, तो ये इससे वाला नीचे सबऑर्डिनेट्स को, ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा। ओके, तो ये ऑटोक्रेटिक मॉडल होता है। डेमोक्रेसी में भी होते हैं, बट डेमोक्रेसी में फीडबैक हो सकती है। अपवर्ड में क्या होता है कि बॉटम टू टॉप, ये बहुत लिबरल टाइप होती है, सबऑर्डिनेट सब सुपीरियर को फीडबैक देते हैं, सजेशन देते हैं, रिपोर्ट देते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे हमसे कई बार मांगती है कि अगर पॉलिसी कोई बना रहे हैं तो वो पब्लिक पॉलिसी डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन से डिमांड करते हैं कि आप इतने दिन में सबमिट करें। ओके, तो हॉरिजॉन्टल अप्रोच क्या होती है? हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि हाँ, इस सेम लेवल पे ऐसे, यहाँ पे कोई है एक एंटिटी, यहाँ पे कोई एंटिटी है, तो एट द सेम लेवल इंटरेक्शन होता है। और म्यूचुअल प्रॉब्लम्स इंफॉर्मेशन, जैसे कोई नेट का फ्रेंड मिलते हो आपस में, नेट की प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम आपस में हॉरिजॉन्टल अप्रोच बोलोगे तुम्हारे। क्रॉस वाइज इज समथिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन के में होती है ये क्रॉस वाइज। ये बहुत जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो लोग पर्सनली तो नहीं मिलते, बट वहाँ पे केबल्स होती हैं। केबल्स यानी कि एक तरह से इंटरफेस होता है, जैसे सीआई और सीबीआई में, एफबीआई में होता है ना, कि अगर किसी ने, एक ही चैनल होता है, सब लॉग इन करते हैं उसके ऊपर, कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सब पढ़ते हैं उसके बारे में डिफरेंट। देख लीजिए आप इसको एक बार। नाउ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या बैरियर्स हैं? अगर कोई मैसेज में कोई इशू आता है ना, मैसेज ख़राब होता है, तो वो एक तरह से नॉइज होती है। अब टाइप्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बैरियर भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स हैं, नेगेटिव एटमोसफियर है, वहाँ पे अच्छी तरह बातें नहीं होती हैं। एडवर्ड टेलर ने जो फोरमैनशिप का जो आपको बताऊँ, तो उन्होंने बताया था कि अगर अगर किसी इंडस्ट्री में इंक्रीज करना है ना प्रोडक्शन, तो वहाँ के जो फोरमेन्स थे ना, जो वहाँ के वर्कर थे, तो वो, उनको अगर आप इंकरेज करोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उनको एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो उन्होंने बताया था एक्सेसिव कंट्रोल, एक्सटेंसिव स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बैरियर दिखाता है, क्योंकि अगर ये चैन ऑफ कमांड है ना, और ये ऐसे स्पैन ऑफ कंट्रोल ऐसे है, ये हेड है, यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस वर्कर को अगर इसको बताना है ना कुछ, तो इसको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से बैरियर ही है। इंडिविजुअल बैरियर क्या होते हैं? या फिर पर्सनैलिटी में फ़र्क हो, वेवलेंथ डिफरेंट हो, यानी कि लोगों को समझ परसेप्शन में डिफरेंट हो, पढ़ाई में उनके थोड़ा सा उनकी जो वैल्यू सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो इंडिविजुअल बैरियर होते हैं। लैंग्वेज बैरियर क्या होते हैं कि समझ नहीं पाते लोग आपस में, क्योंकि अगर दूसरे देश से आते हैं, आजकल तो बहुत गूगल ट्रांसलेशन भी बहुत कम हो गया है, बट वो फाल्टी जंक्शन, फाल्टी ट्रांजिशंस होते हैं। आप आउटलैंडर अगर आपने सीरीज देखी हो ना नेटफ्लिक्स पे, तो आपको पता होगा कि वो प्रेजेंट टाइम से 70 सेंचुरी में कोई लेडी चली जाती है, तो उसको बहुत इशू होते हैं वहाँ पे। तो आप देखिए आउटलैंडर। अब फिजिकल बैरियर इज समथिंग, ये एनवायरमेंट डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस भी एक फिजिकल बैरियर है।
इग्नोरेंस ऑफ मीडिया ये भी फिजिकल बैरियर है, उसको इंटरफेस, जैसे हमें कंप्यूटर ना चलाना है तो एक तरह से डिजिटली लिटरेसी बोलते हैं उसको, तो फिजिकल बैरियर है। यानी साइकोलॉजिकल बैरियर समथिंग, अगर हम रिटेन करने की पावर और कैपेसिटी अगर लर्नर की नहीं है, उसको डिस्ट्रस्ट है या उसको डिफेंसिव है, वो इमोशनल है वो, तो उसके लिए बड़ी इश्यूज हो जाएंगे। तो अब कल्चरल भी बैरियर्स हैं। अगर कोई लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग किसी चीज़ को कुछ मानते हैं, वो किसी चीज़ को राइट मानते हैं, किसी चीज़ को रॉन्ग मानते हैं, तो अगर आप उनको डिफरेंट लोगों को बताओगे तो कोई इस चीज़ को ढंग से लेगा नहीं। स्टीरियोटाइपिंग भी कि सबको एक तरह से देखना, पहले से हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये बैरियर्स आप देख लीजिए। अब मैं उसको, अब मैं इसलिए ये लास्ट की दो स्लाइड मैंने इसलिए डाली क्योंकि जो प्रीवियस ईयर ना आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे हम बुकिश नॉलेज जैसे हमने जो पढ़ा है ना उससे नहीं आता ज़्यादा, आपको वहाँ पे जो ऑप्शंस देख के सोल्व करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन है यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज डिफरेंट। डायनेमिक पैटर्न क्लासरूम बिगिनिंग को माइंड मैपिंग बोलते हैं इसको। माइंड मैप्स क्या होते हैं, अगर आप दिमाग में किसी तरह के कुछ डिजाइन बनाते हो ना पढ़ाने के लिए जो हेल्प करते हैं आपको, वो माइंड मैप होते हैं। माइंड मैप्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। ओके। सेकंड क्वेश्चन, एटीट्यूड्स, एक्शंस, अपीयरेंसेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशंस आर कंसीडर्ड एज नॉन वर्बल। ओके, क्योंकि वर्बल वर्बल में तो हम रिटन में ओरली बोलते हैं, बट एटीट्यूड और जो हमारी अपीयरेंसेस होती है ना, जैसे हम कैसे ड्रेस कैसे डाली है हमने, कैसे हम दिख रहे हैं, एटीट्यूड क्या है हमारा, तो ये नॉन वर्बल के पार्ट आते हैं। वर्बल में क्या आता है, रिटन ओरली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए। कन्फ्रंटेंशियल क्या होता है कि जो आपस में एक तरह से लड़ाइयाँ करे या जो कन्फ्रंट करे, ये हो नहीं सकता। क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्रिटिकल होगा तो फिर इफेक्टिव नहीं रहेगा। स्पीरियस फेक होता है, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा गया यूटिलिटेरियन, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो ऐसे। देन इमेजिन यू आर वर्किंग इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे आप किसी एजुकेशन में वर्क कर रहे हो, एंड वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस, सब टीचर हैं, सबका सेम बेस है, तो विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सूटेड, नॉर्मली इंक्लूड इन सेम कॉन्टेस्ट। पता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हुआ, बता देना। एक एक फैक्ट्री में सब काम कर रहे हैं ऐसे, तो ये वर्कर इससे बात करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि सेम लेवल पे है। ये अगर लेवल डिफरेंट है तो ये वर्टिकल हो जाएगा ऐसे, अगर इससे ऊपर बात करनी है तो वर्टिकल हो जाएगा। ओके, सो मूव ऑन। The choice of communication partner is influenced by factors। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं कि कौन से कहाँ कम्युनिकेट करें। अभी इसको देख लीजिए आप। सीक्रेसी होगा तो वैसे नहीं होगा। डिजोनेंस आपको पता है गंदी, कन्फ्लिक्ट हो नहीं सकता, कन्फ्लिक्ट हो नहीं सकता, कन्फ्लिक्ट हो नहीं सकता, तो वन ही बचा बस। प्रॉक्सिमिटी, एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। इफेक्टिव क्लासरूम में जो इफेक्टिव हमारा, अगर हम टीचर हैं तो कैसे इफेक्टिव प्रेजेंस देखें, तो हमारा अडोप्शन वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर होना चाहिए। अथॉरिटेरियन कोई पसंद नहीं करेगा, अग्रेशन भी कोई पसंद नहीं करेगा, पीयर कमांड भी कोई पसंद नहीं करेगा। ओके। सेकंड इज एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय दैट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन की जो हम मैसेज को ढंग से एक्सप्रेस कर पाए, तो एनकोडर पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक, जो एनकोड बंदा है ना, उसको लैंग्वेज कैसे यूज करी उसने उसने मेथड कौन से यूज करे, जैसे कोई भी सेंडर है ना, तो वही उस पर बेस्ड होता है एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू परसुएशन। आपको याद होना, कन्फ्रंटेशन कोई नहीं पसंद करेगा, सबमिशन भी नहीं होता है, कोअर्सन भी बेसिकल चीज़ है कि किसी चीज़ को किसी को एक तरह से उसको दबाव डालना, कोअर्सन होता है। ओके, तो आप देख लीजिए, इसको भी क्वेश्चन हैं। गुड कम्युनिकेशन कम्युनिकेटर बिगिन हिज प्रेजेंटेशन विद ए आइस ब्रेकर क्वेश्चन। आइस ब्रेकर क्या होते हैं, जो लोगों को एक तरह से उनको साइलेंस ब्रेक करते हैं, एक तरह से इफेक्टिव होता है ये कम्युनिकेशन। ओके, तो चलो मैं इसको अभी ये फिनिश करता हूँ, और प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि आपको कैसी लगी और आपको कौन सी वीडियो चाहिए। आपको अगर कोई आपकी कोई क्यूरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट डालिए, और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन, थैंक यू।